हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फारूक अब्दुल्ला ने फिर एक बार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। दोस्तों इस बार तिरंगे से बिफरी महबूबा ने कहा हमारे घरों में घुसकर ये लगा रहे हैं झंडे। आपको बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर, जहाँ तिरंगा से इन लोगों को है परेशानी। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बताएंगे जहाँ पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ फिर उगला है जहर। जी हाँ दोस्तों, कहा कश्मीरियों ने ही आजादी की लौ को जिंदा रखा है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको। और इसी बीच बताएंगे जहां पर श्रीलंका में प्रधानमंत्री आवास के बाहर गई युवक की जान, विपक्ष ने विक्रम सिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति मानने से कर दिया है साफ इनकार। जी हाँ दोस्तों, और उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में। जी हाँ दोस्तों, बेटे बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी। बताएंगे दोस्तों फिर एक बार पाकिस्तान में बड़ा घमासान खड़ा हो गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर क्या एसबीआई को छोड़ सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। जी हां दोस्तों, नया लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आया है। दोस्तों आपको जानना बेहद जरूरी है, तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज मुमकिन है, हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है। दोस्तों आपको भी भारतीय होने पर शान है और गर्व है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। दोस्तों तिरंगे से बिफरी महबूबा मुफ्ती ने भी कहा हमारे घरों में घुसकर लगा रहे हैं ये झंडे। जी हाँ दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम फिर एक बार जग जाहिर हुआ है दोस्तों, जो कि गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है। जी हां, इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापा है। दोस्तों उन्होंने बुधवार 13 जुलाई 2022 को कहा कि कश्मीर में शांति की स्थापना के लिए भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि घाटी में आतंकवाद का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी होगी, इसके लिए कश्मीर के लोगों का दिल जीतना होगा। उन्होंने दावा किया है कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं ढूंढा जाएगा तब तक कश्मीर के हालात सामान्य नहीं होंगे। लाल बाजार में बलिदान हुए पुलिसकर्मियों को लेकर अब्दुल्ला ने क्रिया की प्रतिक्रिया की और इशारा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले के बेटे को आर्मी ने मारा था और अब उसके बाप को मिलिटेंट ने मार दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान का राग अलापा है। दोस्तों उन्होंने केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान की आलोचना की है। भाजपा पर निशाना साधते हुए पीडीपी प्रमुख ने कहा कि हम मुस्लिम बहुल राज्य हैं और हमने पाकिस्तान के साथ जाने से मना करके हिंदुस्तान में रहना स्वीकार किया। हमने इस मुल्क का झंडा कबूल किया और उसके साथ अपना झंडा मिलाया। हम दोनों झंडों को सलाम करते रहे, लेकिन आज हमारे घरों में घुसकर झंडे लगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को दोस्तों घरों में तिरंगा लगाया जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। उनके इस कमेंट से यही पता लगता है दोस्तों, ऐसे में जिसको तिरंगा से प्यार नहीं दोस्तों, इसका मतलब उसको भारत देश से प्रेम नहीं है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जो कि हर बार पाकिस्तान से अपना प्रेम दिखाते हैं और पाकिस्तान को कश्मीर के लिए भारत से बात करने के लिए उकसाते हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इनकी सबसे अच्छी जगह क्या है हमेशा की तरह बताना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, लेकिन वीडियो जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो सब फेसबुक ट्विटर के जरिए शेयर कर दीजिएगा दोस्तों हमेशा की तरह, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें खबर की जहां कश्मीरियों ने आजादी की लौ को जिंदा रखा है। जी हां, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ एक बार फिर उगला है जहर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर शहीद दिवस के अवसर पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। दोस्तों शहबाज ने यौम शुहादा ए कश्मीर पर कश्मीरियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए झूठा आरोप लगाया कि भारत घाटी के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कश्मीरियों ने आजादी की लौ को जीवित रखा है, जबकि सही बात तो यह है दोस्तों कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आए दिन पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना निहत्थे कश्मीरियों पर गोली चला रही है। दोस्तों पाकिस्तान सरकार का विरोध करने वाले पीओके के निवासियों को रातों रात गायब कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों भारत पर झूठा आरोप शहबाज शरीफ
लगा रहे हैं और कश्मीरियों ने कश्मीर की लॉ को जिंदा रखा है, ऐसी बातें भी झूठी फैलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों शहबाज शरीफ को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत चीन समर्थित पोर्ट सिटी कोलंबो परियोजना में शामिल नहीं होगा। हितधारकों ने भी दी है बहुत बड़ी चेतावनी। जी हाँ, श्रीलंका में चीन ने एक और इलाके में दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है दोस्तों, जो कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, ये ठिकाना है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बन रही पोर्ट सिटी। आपको बता दें कि श्रीलंकाई सदन से सुप्रीम कोर्ट तक के विरोधों के बावजूद वर्तमान राजपक्षे ब्रदर्स की सरकार ने उस बिल को मंजूरी दे दी थी। चीन का श्रीलंका पर प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये विवादित बिल जब सदन में पास हुआ था और 24 मई को श्रीलंका पोर्ट सिटी के कंस्ट्रक्शन का ठेका एक चीनी कंपनी को दे दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन समर्थित 14 अरब डॉलर की पोर्ट सिटी कोलंबो में शामिल होने को इच्छुक नहीं है। दी प्रिंट के मुताबिक भारत ने प्राइवेट सेक्टर के हितधारकों को बताया है कि इस प्रोजेक्ट में उनके किसी भी तरह की भागीदारी को प्रतिकूल रूप में देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस भारत चीन समर्थित पोर्ट सिटी कोलंबो परियोजना में भारत को शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसा हितधारकों ने चेताया है। दोस्तों, अपने भारत को इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका से खबर लेते हैं दोस्तों, जहां श्रीलंका में प्रधानमंत्री आवास के बाहर गई युवक की जान। विपक्ष ने विक्रम सिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति मानने से कर दिया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में मचे हंगामे के बीच सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, इस बैठक में कई सांसदों ने आज विशेष सत्र बुलाने की भी बात कही है। विपक्ष की ओर से स्पीकर से कहा गया है कि वो तत्काल प्रभाव से रानिल विक्रम सिंघे को पद से बर्खास्त करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा आंसू गैस का इस्तेमाल करने पर युवक को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इतना ही नहीं, श्रीलंका में हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं दोस्तों। अब सेनाओं के हाथ में भी ये प्रदर्शनकारी नहीं आ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किए हुए हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक परिस्थितियां भी जटिल बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, गोटाबाया के जाने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने कल संसद भवन और पीएम हाउस की तरफ कूच किया। सुरक्षा कर्मियों ने संसद भवन से कुछ दूर हजारों प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर प्रधानमंत्री के घर में घुस ही गए, यानी पीएम हाउस में घुस ही गए थे। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच इसी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देश में अस्थिरता के बीच मालदीव भाग चुके हैं गोटाबाया राजपक्षे। जी हाँ दोस्तों, और अटकलें ये लगाई जा रही है दोस्तों कि मालदीव से ये सिंगापुर भी भाग सकते हैं। बता दें अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के डर से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव भाग चुके हैं, लेकिन वहां भी गोटाबाया की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, मालदीव में रहने वाले श्रीलंकाई लोगों ने गोटाबाया राजपक्षे के आगमन पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। सोशल मीडिया पर में शेयर किए जा रहे वीडियो में श्रीलंकाई लोगों को मालदीव की राजधानी माले में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों को सरकार विरोधी नारों के साथ श्रीलंकाई राष्ट्रीय ध्वज और तख्तियां पकड़े हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, श्रीलंका से मालदीव की दूरी 2890 किलोमीटर की है। दोनों देश हिंद महासागर में स्थित होने के कारण समुद्री पड़ोसी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में बहुत बड़ा ही अटकला लगाया जा रहा है दोस्तों कि गोटाबाया राजपक्षे अब मालदीव से सिंगापुर भी भाग सकते हैं। ऐसे में देश के ऐसे राष्ट्रपति दोस्तों जो अपने देश को छोड़कर मुश्किल घड़ी में दूसरे देश में अपनी जान बचाते हुए फिर रहा है। दोस्तों, ऐसे देश का राष्ट्रपति होने से क्या ही फायदा। ऐसे में दोस्तों, आप लोग गोटाबाया राजपक्षे को लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या गोटाबाया राजपक्षे ऐसे भाग करके अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे? दोस्तों, आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जो कि एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, जहां शहबाज शरीफ की क्या कुर्सी अब खतरे में है। जी हां, बेटे बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने जीवन काल में देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जरदारी ने कहा है कि जब बिलावल विदेश मंत्री के
तौर पर विदेश गए तो उनके पुराने दोस्तों के फोन आए जिन्होंने कहा कि बिलावल से देश का नाम रोशन होगा। जी हाँ दोस्तों, जरदारी मंगलवार शाम नवाब शाह के जरदारी हाउस में स्थानीय सरकार के नवनिर्वाचित उम्मीदवारों और पीपीपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब वे राष्ट्रपति थे तो उन्होंने संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से प्रधानमंत्री और प्रांतों को सत्ता हस्तांतरित की। डॉन की खबर के मुताबिक अब इस्लामाबाद कहता है कि आपने हमें कमजोर कर दिया है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने प्रांतों को मजबूत किया है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अब फिर एक बार सत्ता की भूख दोस्तों बिलावल भुट्टो और बिलावल के परिवार में उठती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की कुर्सी फिर एक बार खतरे में पड़ने वाली है। दोस्तों आसिफ अली जरदारी अब बिलावल भुट्टो जरदारी को प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे दोस्तों, और उसके लिए शहबाज शरीफ की कुर्सी तो जानी तय ही है, क्योंकि कोई एक ही देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या शहबाज शरीफ भी थोड़ी सी बची कार्यकाल भी पूरी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्या लगता है आपको? एक और खबर की बात करें जहां पर ड्रैगन का दावा अमेरिकी युद्ध पोत को खदेड़ा, लेकिन अमेरिका ने कहा झूठ बोल रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीनी सेना ने कहा है कि उसने दक्षिण चीन सागर से एक अमेरिकी युद्ध पोत को खदेड़ डाला है। इस जहाज ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया था। चीनी सेना यानी द पीपुल लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिकी पोत विवादित पैरासेल द्वीप समूह के पास था। वो अवैध रूप से चीनी जल क्षेत्र में घुस गया था। हमने उसे खदेड़ दिया क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने जहाज को पैरासेल क्षेत्र में भेजने की इजाजत नहीं ली थी और ये चीन की संप्रभुता का उल्लंघन था। इससे दक्षिण चीन सागर में स्थिरता कम हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चीन और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर तनाव चल रहा है, जिसमें से चीन की विस्तारवादी नीति सबसे ऊपर है। दोस्तों एक बार फिर से दोनों ताकतवर देशों के बीच तनाव का बीज उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि चीन ने अमेरिकी पोत की निगरानी के लिए समुद्री क्षेत्र में अपने विमानों और युद्ध पोतों को तैनात कर दिया है। दोस्तों खबर यह भी है कि अमेरिका ने चीन सागर में स्थित विवादित द्वीप से अपने युद्ध पोत को ले जा रहा था। इससे चीन तिल मिला गया और उसने पीछे से अमेरिका पर नजर रखने के लिए युद्ध पोत और जेट विमानों को तैनात कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में कहा कि यूएसएस बेन फोल्डर ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप पैरासेल द्वीप समूह के पास दक्षिणी चीन सागर में नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता पर जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अमेरिकी जहाज के विवादित इलाके से गुजरने को लेकर नाराज है। उसका कहना है कि अमेरिकी युद्धपोत चीनी सरकार की मंजूरी के बगैर अवैध रूप से चीन के जल क्षेत्र में प्रवेश किया है। अमेरिका का मानना है कि उनके नौसेना को पैरासेल द्वीप क्षेत्र में जाने का अधिकार है। चीन का दावा झूठा है। हमें चीन ने नहीं रोका, ना वो हमें रोक सकता है। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार हमारे जहाज विभिन्न जल क्षेत्र में दाखिल होंगे, विमान उड़ान भरेंगे, हम जमीन पर गतिविधियां संचालित करेंगे। यानी दोस्तों अमेरिका ने कहा कि चीन झूठा है दोस्तों, और चीन कह रहा है कि हमने अमेरिकी युद्ध पोतों को खदेड़ा है। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों, आपको कौन सच्चा और कौन झूठा लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर एक तरफ बातचीत तो दूसरी ओर हमलों में तेजी। रशिया का दावा यूक्रेन के 3 लड़ाकू विमानों को किया है ध्वस्त। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच 139 दिनों से जारी युद्ध दिन पर दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। दोस्तों रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। दोस्तों रशिया ने कहा है कि उसने जिन विमानों को मार गिराया है उसमें Su-25 और Su-24 लड़ाकू जेट शामिल हैं। इन्हें पूर्वी यूक्रेन के डोनेक्स क्षेत्र में मार गिराया गया है, जबकि तीसरा लड़ाकू जेट MiG-29 था। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर गांधी परिवार के इशारे पर हामिद अंसारी ने ISI के जासूस को बनाया था मेहमान। बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा देश ने इतना सम्मान दिया, बदले में उन्होंने देश को क्या दिया। जी हाँ दोस्तों, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी विवादों में घिरे रहे पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत जहां के खुलासे के बाद अब बीजेपी ने उन पर जमकर हमला किया है। दोस्तों बुधवार यानी 13 जुलाई को बीजेपी ने कांग्रेस को लपेटते हुए सवाल किया है कि क्या अंसारी ने ये सब गांधी परिवार के इशारे पर किया था। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि अगर अब भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मसले पर चुप्पी साधे रहे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये सब उन्हीं के इशारे पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने हामिद अंसारी पर निशाना साधा। दोस्तों भाटिया ने कहा कि पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि 2005 से 2011 के बीच हामिद अंसारी ने उसे निमंत्रण देकर भारत बुलाया और कई सारी खुफिया जानकारियां उसके साथ साझा की गई। इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। ऐसे में देश ये सवाल पूछता है कि क्या आतंकवाद को
खत्म करने की कांग्रेस की पूर्व सरकार की ये नीति थी। जी हाँ दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी को देश की जनता ने आदर और सम्मान दिया, वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर रहे, वो इस देश की जनता का आशीर्वाद है। लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया? क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये मुद्दा बड़ा ही गंभीर मुद्दा है दोस्तों, इस पर संज्ञान लेना जरूरी है भारत सरकार को, भारत की मोदी सरकार को, तो अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। क्या गौरव भाटिया की इस बातों का समर्थन करेंगे, उनके सवालों का समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां बार बार भारत के खिलाफ अफवाह कौन फैला रहा है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका पर भारत की एक और बड़ी सफाई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को उससे पहले बता दें कि राष्ट्रपति राजपक्षे को भारत ने की थी भगाने में क्या मदद। जी हाँ दोस्तों, ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी न जाने कहां से, जिसके बाद अपने भारत ने दिया है करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट और अराजक होती स्थिति के बीच राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे कल सुबह श्रीलंका से मालदीव रवाना हो चुके थे। उन्होंने वायुसेना के विशेष विमान से अपनी पत्नी व 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ मालदीव के लिए उड़ान भरी। दोस्तों, इसी बीच ये खबरें जोर पकड़ रही हैं कि गोताबाया राजपक्षे के श्रीलंका से भागने में भारत सरकार ने मदद की। हालांकि श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने इसका खंडन किया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इसका करारा जवाब दिया है। दोस्तों, भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ऐसी आधारहीन और अटकलबाजी मीडिया रिपोर्टों का स्पष्ट रूप से खंडन करती है कि भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की यात्रा को सुविधाजनक बनाया। जी हाँ दोस्तों, उच्चायोग ने कहा, यह दोहराया जाता है कि भारत श्रीलंका के लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और ट्वीट में दोस्तों भारत ने लिखा है कि उच्चायोग इस बात को नकारता है कि श्रीलंकाई नागरिकों को भारत वीजा नहीं दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से वीजा विंग के स्टाफ की कमी के कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब पूरी तरह से काम शुरू हो चुका है और वीजा भी जारी किया जा रहा है। श्रीलंका के लोगों का भारत में स्वागत है। अब सवाल यह है कि श्रीलंका के मुद्दे को लेकर भारत बार बार अपनी सफाई क्यों दे रहा है। दोस्तों, श्रीलंका में भारत को लेकर इतनी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? आखिर कौन है जो भारत के खिलाफ अफवाहों को फैला रहा है दोस्तों, और श्रीलंका के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद भारत को बार बार खुद आकर के बयान देना पड़ रहा है। दोस्तों, सफाई देनी पड़ रही है। क्या लगता है दोस्तों आपको, आखिर कौन हो सकता है जो भारत के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, आपकी जो भी राय हो जवाब जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के पास 210 परमाणु बम की क्षमता है। दोस्तों, चीन पाकिस्तान में तबाही मचा सकते हैं अग्नि बाण। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से चौतरफा घिरा भारत बहुत तेजी से अपनी एटमी ताकत को बढ़ा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी वैज्ञानिकों की संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया है कि भारत ने 140 से लेकर 210 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सैन्य प्लूटोनियम पैदा कर लिया है। हालांकि भारत के पास अभी 160 परमाणु बम ही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, जिससे जल्द उसे नए परमाणु हथियारों की जरूरत होगी। और यही नहीं, भारत परमाणु बम को दागने के लिए 4 नए हथियार सिस्टम का भी निर्माण कर रहा है। भारत के निशाने पर पाकिस्तान था, लेकिन अब चीन पर भी पूरा फोकस हो गया और यही वजह है कि अग्नि 5 जैसी परमाणु मिसाइलें का निर्माण किया जा रहा है। अमेरिका के दिग्गज वैज्ञानिकों ने अपने ताजा परमाणु नोटबुक में कहा है कि भारत लगातार तेजी से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है और मानते हैं दोस्तों ये सब तभी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, उनकी लंबी उम्र के लिए लॉन्ग लिव मोदी जी, हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाते हुए जरूर कहिएगा। दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर क्या भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी बना पाएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता? जी हाँ दोस्तों, एलिमिनेशन राउंड में दमदार परफॉर्मेंस दिखाई है दोस्तों, और उनके साथ 2 लोग एलिमिनेट हुए हैं दोस्तों, और इन्होंने अपने आप को टॉप पर रखा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं दोस्तों। इस रेस में कामयाबी उन्हें ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना देगी। जी हाँ, लेकिन उनके सामने ब्रिटिश सांसदों का समर्थन जुटाने की चुनौती भी है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने शानदार बढ़त बनाई है। आज हुए एलिमिनेशन राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक को 25% वोट मिले हैं और वे टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पर पेनी मोरडांट है जिन्हें 19% वोट मिला है। लिज ट्रॉस को 14% वोट मिला है। केमी बेडनो को 11% वोट मिले हैं।
टॉम रूजेंट 10% वोट लेकर 5वें नंबर पर है, जबकि भारतीय मूल की स्वेला ब्रेवरमैन 9% वोट लेकर 6ठे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, वहीं एलिमिनेशन राउंड में 2 उम्मीदवार नदीम जहावी और जर्मी हंट क्रमशः 7 और 5% वोट लेकर बाहर हो गए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अभी की बात करें तो सबसे टॉप पर अपने भारतीय मूल के ब्रिटेन नागरिक और ब्रिटेन के मंत्री ऋषि सुनक आगे चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको एडवांस में ही कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर भाजपा का गुपकार पर बड़ा हमला, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस ने विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। इस फैसले से छोटे राजनीतिक दलों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पहले की धुर विरोधी रही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए साथ आ रही है क्योंकि वे भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहती है। अब भाजपा ने गुपकार अलायंस पर करारा हमला किया है। दोस्तों, पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये गठबंधन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा है। जी हाँ, भाजपा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को शिक्षित करने के बजाय ये हिंसा के लिए भड़काते हैं। ये वंशवादी राजनेता अपने बयानों से लोगों को गुमराह करते हैं। आपको बता दें, पीएचजीडी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि इस बार गठबंधन के सदस्य मिलकर चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर मुंह में बांध रहे थे रस्सी, गाय को काटने की थी पूरी तैयारी, अचानक कुछ हुआ ऐसा कि कसाई की जान पर बन आई बात। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बकरीद पर एक गाय की कुर्बानी देने की तैयारी हो रही थी, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कसाई की जान पर ही बात बनाई। ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दोस्तों, वीडियो कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में गाय कसाई को काफी दूर तक घसीटते हुए लेकर जाती दिखाई देती है। दोस्तों, उसे बचाने के लिए कुछ लोग पीछे पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कसाई की जो हालत थी वो चौंकाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, कसाई की हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी दोस्तों कि वो उठ भी नहीं पा रहा था, जिसके बाद लोगों ने कसाई को जबरदस्ती उठाया, जिसके बाद भी उठने को राजी नहीं कसाई। ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि करनी का फल मिल ही जाता है दोस्तों, और यही हुआ। ऐसे में बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर जहां पर एक्शन मोड में सीएम योगी सरकार की छवि खराब करने पर नौकरशाहों पर होगी कार्रवाई, कई वरिष्ठ अफसरों पर गिरेगी गाज। जी हां, अपनी कारगुजारियों से सरकार की छवि खराब करने वाले नौकरशाहों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग में तबादलों में गड़बड़ी और पशुपालन घोटाले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री जी ने तबादलों में गड़बड़ियों की जांच के लिए मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है दोस्तों, जबकि पशुपालन घोटाले की जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर क्या एसबीआई को छोड़ सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। जी हां दोस्तों, नया लेटेस्ट अपडेट आया है। बता दें, देश में निजीकरण को लेकर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार जल्द ही 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है दोस्तों, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कई कंपनियों के लिए बोलियां भी शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों की माने तो इस साल सितंबर तक प्राइवेटाइजेशन शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में लगातार हड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। जी हां, देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश के 2 बड़े अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया और NCAER की डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को ये बहुत बड़ी सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल है कि वे कौन से 2 बैंक हो सकते हैं जो सबसे पहले प्राइवेट किए जाएंगे। सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वे 2 बैंक है जिनका निजीकरण सबसे पहले हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी ये निर्देश दोस्तों सरकार को दिया गया है। आगे जो भी एक्शन होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।